तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे तथा स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 2023 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, एक नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर प्रश्न यहाँ पर दी हुई है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। मतलब सरदार सरोवर बांध के नाम से जो नदी है वह किस नदी पर स्थित हुआ है दोस्तों। तो आप लोग को बता देना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित हुआ है। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अब 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है आप लोग को इनमें से सबसे ऊंचा बांध कौन है दोस्तों। तो आप लोग को बता देना है टिहरी बांध। इसमें से सही उत्तर हो जाएगी टिहरी बांध। आंसर ए नंबर सही हो जाएगी। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो निम्न में से ऊंचा बांध सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अब तीसरे नंबर सवाल को। तो क्या कह रहा है, तीसरे नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि यूरो का संबंध है। यूरो मतलब कि यूरो एक हमारे देश में उसको नाम दिया गया है, वह किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी दोस्तों वायु प्रदूषण से। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब 4 नंबर प्रश्न को। हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, तो SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा हमारा जो अम्ल होती है वह वर्षा होती है ज़मीन पर, जिससे कि बहुत सारे जीव जंतु और वायु प्रदूषण हो जाते हैं। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, अम्ल वर्षा नहीं कराना चाहिए तथा CO2 को नहीं फैलाना चाहिए वायुमंडल में। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अब 5 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है जो ओजोन परत जो वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर रहती है उसको यह छेद करने में लाभदायक होती है। तो आप लोग को बता देना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं रहेगा, CFC रहेगा ऑप्शन में, तो इसी को आप लोग टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट नाम होता है CFC। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लिख दिए हैं हम, इसलिए इसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अब 6ठे नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 6ठे नंबर यहाँ पर सवाल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है। मतलब कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चूहा, घास और मोर और सांप। यहाँ पर फिर भी में दिया है घास, चूहा, सर्प और मोर। सर्प, घास, चूहा, मोर, मोर, सर्प, घास, चूहे। तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन ऑप्शन सही होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं घास, चूहा और सर्प, मोर। मतलब कह रहा है कि पहले घास हुआ, उसके बाद घास को चूहा खाया और चूहा को फिर सर्प खाया, सर्प मतलब सांप खाया, और मोर को फिर मतलब सर्प को मोर खा गया। तो इसको ही आहार श्रृंखला बोला जाता है। मतलब कि एक ऐसे उत्पादक जो अपने उत्पादक के लिए दूसरे उत्पादक की सहायता ले, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम 7वें नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7वें नंबर यहाँ पर हमारा सवाल कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा से होता है दोस्तों। तो आप लोग को पता होगा एक दिशीय से होता है ऊर्जा का प्रवाह, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 8वें नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 8वें नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि जीवाणु एक कवक कहलाते हैं। जीवाणु एक कवक कहलाते हैं दोस्तों, तो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कहलाते हैं, आप लोग को याद रखना है, यह बार बार पूछता है, इसलिए यह VVI है। इसको आप लोग
याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 90 नंबर सवाल को। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर यहाँ पर सवाल देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी रखेंगे। किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी रखेंगे दोस्तों, तो हरे पौधों को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। हरे पौधों को या फिर से जंगली जानवर को, दोनों को रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है या गलत नहीं है दोस्तों, हरे पौधों को भी हम उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं और जंगली जानवर को भी रख सकते हैं, गलत नहीं है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अवशेषी अंक का उदाहरण है। अवशेषी अंक का उदाहरण क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दे दी हुई है 4 ऑप्शन, इसमें से आप लोग को बता देना है। तो अवशेषी अंक का उदाहरण दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगी, मतलब कर्ण, पल्व की पेशियाँ, मतलब हमारे जो कान की जो हड्डियाँ होती है उसका कोई काम नहीं रहता है, इसलिए वो भी अवशेषी अंग हो गया। पूछ के शुरू का मतलब है कि हमारे आमाशय में जितने भी कूड़े कचरा अवशेषी रूप में, उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निषेचक पटल मतलब कि हमारे जो वृषण है, वृषण के कुछ हड्डियाँ इतने हैं जो अवशेषी अंग में पाए जाते हैं, इसलिए 10 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा इनमें से सभी। आइए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कि शरीर का जो आकार है वह वंशागत नहीं है, या फिर से चमड़ी का आकार भी हो जाएगा। चमड़ी का रंग मतलब कि आप के पिताजी आपको जन्म दिए और आप फिर अपने बेटे को जन्म दीजिएगा, तो आपका रंग भी मिलेगा, बाल की प्रकृति भी मिलेगी, शरीर का आकार नहीं मिलेगा, ना ही चमड़ी का उसका रंग मिलेगा। मतलब कि आप मान लीजिए कि आपका रंग है लाल कलर का, मान लिया, और आपके बेटे का रंग हो गया चमड़ी का उजला कलर का, तो इसलिए यह वंशागत नहीं है। यह सब डीएनए पर निर्धारित करता है, आप लोग को पता होगा। चलिए हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सवाल कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मतलब कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग को याद रखना है होमो सेपियंस। जो होमो सेपियंस है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 13 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख के उदाहरण है। तो आप लोग को पता होगा कि चमगादड़ और पक्षी के जो पंख के उदाहरण है वह समजाति अंक के उदाहरण है, समजाति अंक के उदाहरण है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा। 14 नंबर यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों यह मानिए या ना मानिए, यह VVI क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों, तो केचुआ इसका सही उत्तर हो जाएगी, क्योंकि केचुआ जो है वो उसमें विखंडन होती है और विखंडन होने के कारण वह एक अलैंगिक जंतु है जो अपने आप ही मतलब जनन कर सकती है, इसलिए उसे उभयलिंगी जंतु कहा गया है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 15 नंबर यहाँ पर सवाल हमारा कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जो पौधे के जनन अंग होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कि उसका जो पुष्प होता है उसमें उसका पौधे का जनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ताना का वृद्धि, और यहाँ पर पूछ रहा था जड़ का अधो वृद्धि, तो इसका हो जाएगा गुरुत्वानुकर्तन। अगर पूछ दे यहीं पर कि ताना का अधो
वृद्धि क्या कहलाता है, तो आप लोग को बता देना है प्रकाशानुवर्तन। अगर पूछ देगा प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग को इस भाषा में उत्तर देना है कि पौधे के तना होते हैं जो वृद्धि करते हैं और उसी वृद्धि के कारण उन्हें हमेशा सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर हम एक पौधे को अगर किसी डिब्बे में बंद कर दें और उसे सूर्य का प्रकाश किसी छिद्र द्वारा आता है तो उसी की ओर वह ताना वृद्धि करेगी। इस प्रकार में आप लोग आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल को क्या करा है। इसमें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव जरूर लड़ेगा। चलिए 17 नंबर सवाल कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, यह बहुत आसान है, आप लोग जानते होइएगा, घेगा। मतलब कि आयोडीन अगर आप लोग यूज नहीं कीजिएगा खाने में तो आपको रखा है घेगा रोग हो ही जाएगा। और वही पूछ देता है कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है, मधुमेह किसकी कमी से होता है, तो आप लोग को बता देना है कि इंसुलिन की कमी से। दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो होता है वह मधुमेह रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। तो आप लोग को ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। और सकरवी पूछेगा तो सकरवी विटामिन सी की कमी से होती है। और एड्स पूछेगा तो एड्स जनन के मतलब कि यौन मादा के यौन दूसरे नर के संपर्क में अगर आते हैं और दूसरा नर उसी यौन को यूज करता है तो एड्स संभव है, होना ही है। और एड्स का कोई इलाज नहीं है विश्व में और वह आदमी 3 महीना के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग 18 नंबर सवाल को देखते हैं। एकदम हंसाते खिलाते दोस्तों आप लोग को ले चलेंगे, आपको नहीं लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर 18 नंबर सवाल कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों। हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो स्पर्श पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। लो ये तो बहुत हल्का सवाल है दोस्तों। जो मछलियाँ है किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो आप लोग को बता देना है कि जो गिल्स होती है मछलियाँ का गिल्स, उसके द्वारा मछलियाँ अपना श्वसन करती है। पानी में होने के बावजूद भी जो पानी के ऑक्सीजन होते हैं और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो उसका O होता है यानी कि ऑक्सीजन, वह जल के साथ अभिक्रिया करके मछलियाँ का जो गिल्स होती है उसके साथ वह अभिक्रिया करके गिल्स में जाकर मछलियों को श्वसन प्रदान करने में सहायता करती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग देख लेंगे 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। जो आधुनिक आवर्त जो मेंडलीव के द्वारा रचा गया है वह क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है दोस्तों, तो आप लोग को याद होगा कि आवर्त कहलाती है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पृष्ठ 21 नंबर सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है। 21 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, तो एथीन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए आंसर सी नंबर सही हो जाएगी। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेगा तो मीथेन और एथेन। मीथेन का आप लोग सूत्र जानते होइएगा कि CH4, अगर इसको हम इस रूप में संतुलित करें तो इसका पूरा बॉन्ड भरा होता है, इसलिए यह संतृप्त होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। 22 नंबर सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है। 22 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि नमक जो है मतलब कि नमक NaCl सोडियम क्लोराइड वो विजातीय पदार्थ के श्रेणी में गिना जाता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कि C5H12 जो है वह पेंटेन का
सूत्र होता है और इसे समानांतर क्रम में सजाने पर उसको आप लोग सजा दीजिएगा। वो 5 नंबर का पूछता है, दीर्घ में आप लोग को 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर सवाल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, मतलब है कि आपको जब तक पढ़ा के भेजेंगे नहीं, टॉपर बनाएंगे नहीं, तब तक आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमारा वीडियो यह देखते रहिए और बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल का अगर इस प्रकार कहे कि यूपीआईसी ऐसे ही कुछ नाम रहता है, यूपीआईसी नेम क्या है, तो आप लोग को बता देना है कि एसिटिक अम्ल जो है एथेनोइक अम्ल का यूपीएसी नाम है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल यहाँ पर हमारा कह रहा है कि -OH का क्रियाशील मूलक कौन है। जो OH है, OH उसका क्रियाशील मूलक कौन है दोस्तों, तो आप लोग को बता देना है कि उसका क्रियाशील जो मूलक है वह है एल्कोहल। एल्कोहल जो है उसका क्रियाशील मूलक है, इसलिए आंसर सी हो जाएगी। और एल्कोहल जो है वह दारू के श्रेणी में मिला होता है। यह भी आप लोग को से पूछ सकता है एल्कोहल किस पदार्थ में मिला होता है, तो शराब में मिला होता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि 26 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 26 नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सवाल कह रहा है कि जंगरोधी स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील क्या है दोस्तों, तो मिश्र धातु है। आप लोग को पता होगा कि जिसमें जंग लग जाता है वो मिश्र धातु के श्रेणी में आता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। जो कमरे के ताप पर मरकरी धातु है वह किस धातु अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, तो द्रव अवस्था में। आप लोग को याद रखना है, जो कमरे के ताप पर मरकरी धातु है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सोल्डर कहते हैं। आप लोग को याद रखना है सोल्डर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। लो, बहुत ही आसान सवाल है, बस आप लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग को बता देना है कि जिप्सम जो है वह गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चूर्ण प्राप्त होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 30 नंबर सवाल को। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 30 नंबर यहाँ पर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो कौन अधातु है दोस्तों, तो बहुत आसान है, कार्बन। और कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सी होता है। आप लोग को याद होगा। हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्लीज़ मेरे लिए, एक प्लीज़ अपने साहिल सर के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम देखते हैं इसी प्रकार 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 31 नंबर यहाँ पर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो कौन सा उत्पन्न होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह हमारे पेट में उत्पन्न होता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 32 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 32 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो उपचयन। उपचयन जो है वह श्वसन की अभिक्रिया है। और पूछ देगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और पूछ देगा 2 नंबर में यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में इसका रासायनिक सूत्र लिखकर पूछ सकता है। और ऊष्माक्षेपी आप लोग को पूछ देगा ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, तो आप लोग को इस रूप में उत्तर देना है। ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी
उत्पन्न होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पूछ देगा ऊष्माशोषी, वह को तो आप लोग को इस रूप में उत्तर देना है। आप लोग बताइएगा कि ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका पूछ रहा था कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों उपचयन अभिक्रिया है, इसलिए आंसर ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम इसी प्रकार देखते हैं 33 नंबर सवाल को। एकदम हंसाते खिलाते दोस्तों आप लोग को पढ़ा देंगे और गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसी सवाल में से, इसी गेस क्वेश्चन पेपर में से आप लोग का सवाल रहेगा ही रहेगा। चलिए हम लोग 33 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी भी उदासीनीकरण विलयन का पीएच मान होता है, मतलब कि एक उदासीनीकरण विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है। आप लोग को पता होगा कि जल का पीएच मान होता है वह भी 7 होता है, और जल क्या होता है तो उदासीनीकरण होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों, तो दही है। आप लोग को याद रखना है जो कर्ड है, कर्ड मतलब दही होता है, कर्ड है वह लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए आंसर ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग इसी प्रकार देख लेते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। वहीं हम ऊपर बता रहे थे UPIC, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर आप लोग को लिख दिया है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है दोस्तों, तो क्या है तो मेथनोइक अम्ल। आप लोग को याद रखना है कि जो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम है या IUPAC नाम है वह मेथनोइक अम्ल है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर सवाल को। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह VVI सवाल है, इसको आप लोग रट जाइएगा। कह रहा है कि ग्लूकोज के परमाणु में कितने अणु पाए जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग को बता देना है कि 6 अणु पाए जाते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग को बता देना है कि C6H12 और O6 जो होता है वह ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम इसी प्रकार देख लेते हैं अब 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन क्या है दोस्तों, तो एक उत्तम ईंधन जैव गैस है। जैव गैस जो है एक उत्तम ईंधन है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 38 नंबर सवाल को। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, और कह रहा है कि 38 नंबर सवाल विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो ऑस्ट्रेरेड ने। अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेरेड ने, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अगर यही पूछता कि विद्युत चुंबकीय का खोज किसने किया था, तो आप लोग को बता देना है कि माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय का खोज किया था। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 39 नंबर सवाल को। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीनीकरण तार का रंग होता है। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस पर जो VVI बता रहे हैं हम उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि वह परीक्षा में लड़ सकता है। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीनीकरण तार का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो आप लोग जानते होइएगा कि काला होता है जो उदासीनीकरण रंग का तार का रंग होता है, आप लोग समझ गए होंगे। और पूछेगा गर्म तार कौन है, तो लाल है। और पूछेगा कि जो भूस्खलन में जो लगा होता है तार वह कौन है, तो हरा है। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऋणात्मक और उदासीन तार है वह जो सही नंबर ऑप्शन काला सही हो जाएगी। चलिए हम लोग 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 40 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा पर प्राप्त होती है, तो किस तरह की धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, तो दिष्ट धारा। आप लोग को पता होगा कि सिर्फ बैटरी कहे तो दिष्ट धारा होगा, अगर कहे विद्युत से जो धारा प्रभावित होती है वह कौन है, तो आप लोग को बता देना है परावर्ती धारा। और DC मतलब कि दिष्ट धारा को हम लोग DC भी कहते हैं और
परावर्ती धारा को हम लोग AC भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर A नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगी। चलिए अब 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न को करके आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। चलिए 41 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है दोस्तों, तो यूनिट है। आप लोग को याद रखना है विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है, यूनिट है। इसलिए C नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं अब 42 नंबर सवाल को। 42 नंबर यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 1 जूल में कितने क्लोरीन होते हैं। 1 जूल में कितने क्लोरीन होते हैं दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है 0.24 होता है, वह 1 जूल में इतना कैलोरी होता है। इसलिए D नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 43 नंबर सवाल को क्या कर रहा है। 43 नंबर यहाँ पर सवाल कर रहा है कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है वह क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, तो वह विद्युत रोधी कहलाती है। मतलब विद्युत रोधी का मतलब हुआ कि एक तार है, एक चालक है, उसमें से विद्युत को प्रभावित नहीं करने देती है और प्रवाह को ज़्यादा बढ़ा देती है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 44 नंबर सवाल को क्या करी है। यहाँ पर हमारा 44 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो कौन होता है दोस्तों, तो परितारिका जो होता है वह नेत्र का रंगीन भाग होता है। इसलिए C नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है दोस्तों, तो जंगलों में देखा जा सकता है, जंगल। इसलिए A नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं अब 46 नंबर सवाल कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कि पुतली करती है। इसलिए A नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। पुतली कहाँ होती है, तो हमारे लेंस के भीतर धंसी हुई होती है। आप लोग को यह भी याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब 47 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कि 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए D नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए 48 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 48 नंबर सवाल प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन कहे तो 2 ही नियम होती है। आंसर B नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर सवाल को क्या कर रहा है। 49 नंबर सवाल कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा भाई सीधा बनेगा ना, सीधा बनता है, और वास्तविक है तो उल्टा बनता है। आप लोग को यह भी याद रखना है। इसलिए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं 50 नंबर सवाल को। आखिरी सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है पराबैंगनी तरंग। और पराबैंगनी तरंग कहाँ से निकलती है, तो ओजोन परत और सूर्य के किरण से निकलती है। इसलिए C नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। हमने इस वीडियो में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान का कर लिया है। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, DC एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।